चलिए आज की इस वीडियो सेशन में डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ इनर्ट गैस, है ना। इनर्ट गैस के टर्म में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं। सब लोग ध्यान से सीखिएगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने का तरीका बस एक ही है कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लास 12th के बाद तक भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा नहीं सीख पाते हैं। ठीक है, मतलब वो कभी प्रैक्टिस करते ही नहीं, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा हमेशा समस्या रहता है। ठीक है ना। तो आप लोगों को सीखने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीखने के लिए आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मतलब जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। ठीक है ना। तो ध्यान रखें इन बातों को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए, इनर्ट गैस के टर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना जो होता है ना, वो थोड़ा सा क्या होता है, टाइम को सेव करता है, स्पेस को भी सेव करता है। ठीक है ना। और ये भी बोल सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होता है वैलेंस सेल के रिगार्डिंग में, है ना। वैलेंस सेल के बारे में तुरंत पता चलता है, समझे ना। तो ये चीज़ आपको क्या होगा, टाइम सेव करेगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कैसे कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले 6 का 6 इनर्ट गैस का नाम याद रहना चाहिए और उसका एटॉमिक नंबर भी याद रहना चाहिए। सब लोग देखिएगा ध्यान से। इनर्ट गैस की बात करते हैं। इनर्ट गैस क्या होगा, सबसे पहला जो है ना हीलियम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2। उसके बाद होता है नियॉन, इसका 10, आर्गन 18, क्रिप्टन 36, जेनॉन होता है 54 और रेडॉन होता है क्या आपका, तो 86। ठीक है, ये आपको टोटल 6 आपको इनर्ट गैस है। ठीक है, इसके नेम एंड इसके आपका एटॉमिक नंबर को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है ना। और किसके बाद कौन आता है ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना। याद कैसे रहेगा आपका जी, हे नेहा, अरे करीना, जेरोक्स रीना, ऐसे करके ध्यान रखिएगा, है ना। हे नेहा, अरे करीना, जेरोक्स रीना। ठीक है ना, इस तरीके का ध्यान रहेगा, है ना। मतलब आपको इसका ऑर्डर ध्यान में रखना पड़ेगा कि किसके बाद कौन आता है, किसके बाद कौन आता है, क्योंकि ना इसका हेल्प से क्या करेंगे ना, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे। कैसे यूज होगा उसका बता देते हैं। सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करके दिखा देते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, कल जो हम लोग सीखे थे, इस प्रीवियस वीडियो में जो हम लोग सीखे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पूरा का पूरा लॉन्ग फॉर्म में, है ना, तो उस तरीके से करके दिखाते हैं। देखिएगा, इसके पास मात्र 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आपका जी, तो 1s2 होगा। ठीक है ना। इसके पास कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिएगा 1s2, 2s2 और 2p6 होगा। आपको वो थोड़ा सा टेबल वो याद रहना चाहिए, वो जो आपको बताया था जिगजैग करके 1s2 2s2 करके, कि किसके बाद किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा, समझे ना, वो ध्यान में रहना चाहिए। 18 है ना, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 18 के लिए हो गया ये, है ना। फिर देखिएगा 36 के लिए ना, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। आप इसको ना कई बार देखेंगे बुक में कि 3d10 को यहाँ पे लिख दिया है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, मतलब अच्छा दिखने के लिए, मतलब एक साथ लिख सकते हैं 3s2 3p6 और 3d10 को भी एक साथ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। फिर देखिएगा जेनॉन की बात करते हैं, तो क्या होगा आपको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, चलिए लिख ही देते हैं हम भी, 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6, ये इस तरह का हो गया। ठीक है ना, देख रहे हैं ना आप लोग ये कैसे अब लिख पा रहे हैं, क्योंकि हमें प्रैक्टिस है, बहुत बार हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अपने स्टूडेंट लाइफ में प्रैक्टिस किए हैं करने का। ठीक है ना, इस कारण से हम लिख पा रहे हैं। तो आप लोगों को भी क्या करना पड़ेगा कि इसको बिल्कुल रेगुलर प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा। मतलब आपको सबसे पहले तो क्या करना होगा कि 118 तक, 1 से लेकर के 118 तक आपको 1 से 2 बार जो है ना कम से कम लिख लेना होगा, जिससे कि आपके दिमाग में पूरा का पूरा सेट हो जाएगा कि किसके बाद कौन आएगा, किसके बाद कौन आएगा। ठीक है ना। हमें याद है 1 से लेकर के 118 तक आपको 2-3 बार लिख लेना होगा, जिससे कि 2-3 बार लिखेंगे ना तो पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा कि किसके बाद कौन आएगा, समझे, दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा। ठीक है, वही मेरे साथ है कि पूरा का पूरा हमारे दिमाग में सेट है कि किसके बाद कौन आएगा, तो फटाफट लिख लेते हैं, समझे ना। चलिए रेडॉन की बात करते हैं, देखिए ध्यान से। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p6, है ना। इतना तक हो गया, देख लीजिए ध्यान से आप लोग।
तो यहाँ पे देखिएगा पहला नोबेल गैस है तो आपको 1s में ही कहानी खत्म, दूसरा नोबेल गैस है तो 2p पर कहानी खत्म, तीसरा नोबेल गैस है तो 3p पे कहानी खत्म, चौथा है तो 4p पे, पांचवा है तो 5p पे, और छठा है तो क्या होगा 6p पे। ठीक है ना। तो आप इस प्रकार से देख रहे हैं कि आपको जितने नंबर का ये नोबेल गैस आ रहा है उतने आपका क्या होगा जी बैलेंस सेल आपका उसके पास है, और उस पर कहानी उसका क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा ये है क्या फर्स्ट नोबेल गैस, ये क्या है आपका फर्स्ट नोबेल गैस, ये है सेकेंड नोबेल गैस, ये है थर्ड नोबेल गैस, ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ, ये है सिक्स। और आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करना होगा इन टर्म्स ऑफ नोबेल गैस तो कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। अगर आपके पास एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का आता है 6 आता है, तो आपको पहले ये एकदम बिल्कुल दिमाग में रिकॉल करना पड़ेगा कि 6 से पहले कौन सा नोबेल गैस आता है ना। 6 से पहले कौन सा नोबेल गैस आता है, तो 6 से पहले आता है आपको ये आता है हीलियम आता है ना। नोबेल गैस की बात कर रहे हैं, अरे 6 एटॉमिक नंबर से पहले आपको हीलियम वाला नोबेल गैस आता है, नोबेल गैस की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि 6 से पहले भाई कौन आता है, 5 वाला आता है बोरोन आता है, बोरोन थोड़ी ना नोबेल गैस है ना। आपका हीलियम क्या नोबेल गैस है, तो 6 से पहले जो आपको नोबेल गैस आता है वो कौन आता है आपको, तो हीलियम आता है। तो ऐसे करके आपको हीलियम का लिखना पड़ेगा। तो हीलियम हो गया क्या फर्स्ट नोबेल गैस हुआ है ना, हीलियम क्या हुआ आपका जी फर्स्ट नोबेल गैस हुआ। तो आपको उसके बाद शुरू करना है कहाँ से, तो 2 से शुरू करना है, सेकंड से शुरू करना है। मतलब क्या आपको फर्स्ट नोबेल गैस है तो स्टार्ट करेंगे क्या 2s से। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है आपका 2 है। आपको बताया ना कि हीलियम का ध्यान रखना पड़ेगा एटॉमिक नंबर जितने भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर याद रखना पड़ेगा, और किसके बाद कौन आता है वो ध्यान रखना पड़ेगा, समझे ना। तो आपको हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2 होता है, तो इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन समा गया। उसके बाद देखिएगा आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है ना, आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, समझे ना। तो क्या हुआ 2s2 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद कौन आएगा, तो 2s के बाद तो आता है 2p, तो 2p कितना हो जाएगा आपका जी, तो 2p भी 2 हो जाएगा। तो हो गया, लीजिए नोबेल गैस के टर्म में हो गया। अब सोचिएगा सर काहे सर इतना फालतू का किए सर, इसके प्लेस से 1s2 लिख देते, 1s2 2s2 2p6 सॉरी 2p2 ऐसा लिख देते। तो नहीं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बड़े बड़े एलिमेंट के लिए। अब जैसे आपको दिखाते हैं किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 23। अब देख लीजिए भाई 23 से पहले कौन सा नोबेल गैस आता है, ऑब्वियसली आर्गन आता है ना, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 18 होता है। तो हम लिखेंगे क्या आर्गन, और इसमें एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका जी 18 होता है। तो 18 इलेक्ट्रॉन तक इसी के अंदर में समा गया। अब बचा आपके पास कितना 5 इलेक्ट्रॉन बचा ना, तो 5 इलेक्ट्रॉन को सजाना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जरा देखिएगा इसका ये कितने नंबर पे नोबेल गैस आता है, थर्ड नंबर पे ना, देखिएगा 1 2 3 तो थर्ड नंबर पे नोबेल गैस आता है, तो थर्ड नंबर पे नोबेल गैस आता है। तो थर्ड के बाद कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आपको 4s से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो कितना है 18 है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन को देना है, इसमें क्या होगा 4s2 हो जाएगा। 4s के बाद कौन आता है 3d आता है, तो 4s के बाद 3d आता है तो क्या होगा आपका जी, कितना इलेक्ट्रॉन बच गया 18 2 20 हो चुका है, 3 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो 3d 3। अब देख लीजिए कितना स्पेस कम हो गया। अगर 23 के लिए लिखते तो यहाँ से लेके पूरा वहां तक एंड तक लिख देते, फिर भी शायद खत्म नहीं होता। लेकिन देखिए तो स्पेस बचाया कि नहीं बचाया आपके लिए। देखिए तो अगर ऐसा रहेगा 37 की हम लोग बात करते हैं, 37 ये x लिख रहे हैं एलिमेंट का सिंबल, नहीं पता है मान लीजिए हमें नहीं पता है एलिमेंट का सिंबल, ठीक है ना, बस ऐसे ही लिख रहे हैं x, ठीक है। 37 की बात करते हैं, वैसे 37 पे सीजियम होता है, और इस पे आपको कौन सा होता है जी बताइए, शक्ति भी वेनेडियम, ठीक है ना। इस पे कौन होता है कार्बन होता है। चलिए यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, 37 से पहले कौन आता है 36 वाला आता है, कौन होता है क्रिप्टन आता है ना, क्रिप्टन। तो क्रिप्टन होता है तो क्रिप्टन को लिखेंगे हम लोग, है ना। इसके पास 36 होता है एटॉमिक नंबर, है ना। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा नोबेल गैस का कितना एटॉमिक नंबर है। ध्यान रखने के लिए एक टेक्निक है, आपको पहला तो याद रहेगा ना जी, तो पहला के बाद आपका 8 जोड़ दीजिए कितना पे आएगा 10 पे आएगा, फिर 8 जोड़ दीजिए कितना पे आएगा 18 पे आएगा, फिर 18 जोड़ दीजिए कितना पे आएगा 36 पे आएगा, फिर 18 जोड़ दीजिए कितना पे आएगा 54 पे आएगा, और फिर 32 जोड़ दीजिए, समझे ना। तो क्या होगा आपका जी 8 8 18 18 32, मतलब 2 बार 8 2 बार 18 और 1 बार 32। मीन्स आपको क्या होगा जी, आपका पहला नोबेल गैस और दूसरा नोबेल गैस के बीच में कितना का डिफरेंस होगा 8 का, फिर दूसरा तीसरा में भी 8 का, फिर तीसरा चौथा में क्या 18 का, चौथा पांचवा में क्या 18 का, और पांचवा छठा में क्या 32 का। ये चीज डिफरेंसेस ध्यान रखिएगा, तो एटॉमिक नंबर भी आपको क्या होगा ध्यान में रहेगा ही रहेगा, समझे ना। चलिए ये भी समझ में आ गया ना। तो अब देखिएगा चौथा नंबर पे आता है नहीं, ये चौथा नंबर पे, तो ठीक इससे आगे बढ़ जाएंगे। तो 4 के बाद कौन आता है 5 आता है ना, तो 5 आया, तो 5 आया तो 5 में क्या किस में स्टार्ट करेंगे जी 5s में डालेंगे, 5s में एक डाल दिए, हो गया कहानी खत्म, है ना। तो अब चलिए ध्यान रखने के लिए बता देते हैं कि आपको हीलियम के बाद हमेशा किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 2s में जाएगा, 2s भर जाएगा तो किस में जाएगा,
2p में जाएगा। बस यही तक हो गया, कहानी खत्म। फिर देखिएगा सब लोग ध्यान से, अगर नियॉन है तो नियॉन के बाद किस में जाएगा आपका जी 3s में, 3s के बाद किस में जाएगा 3p में, हो गया ठीक है ना। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया आपका जी कि अगर हीलियम आ रहा है तो हीलियम के बाद किस में जाएगा 2s में, है ना, और फिर किस में जाएगा 2p में जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को भी? अगर नियॉन है तो नियॉन में आपका क्या जी 3s के बाद किस में 3p में जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा अगर हम लोग बात करेंगे आर्गन की बात करेंगे तो आर्गन अगर है तो आर्गन के बाद किस में जाएगा तो 4s में इलेक्ट्रॉन, 4s पूरी तरह से भर जाएगा तब कहाँ जाएगा, थोड़ा इससे कम आइए, थोड़ा इससे कम आइए 3d, और 3d पूरी तरह से भर जाएगा तो कहाँ पे जाएगा 4p पे, याद रखिएगा। अब मतलब आप तीसरा नोबेल गैस के बाद से अब d का इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो चुका है, समझे ना। तो 2 आपका क्या होगा, एक और देखिएगा क्रिप्टन का देख लीजिएगा। चौथा नंबर का नोबेल गैस है ना, अरे चौथा नंबर का नोबेल गैस है तो चौथा नंबर का नोबेल गैस है तो क्या होगा 5s से स्टार्ट होगा, 5s में जाएगा। अब 5s के बाद आपका क्या होगा जी एक डाउन होगा, मीन्स क्या 4d में जाएगा। अब 4d के बाद फिर से आपका क्या होगा 5p में चला जाएगा। अरे देखिए ये दो एक जैसा, ये दो एक जैसा, और आने वाला भी आपका क्या होगा जी वो भी ऐसा ही होगा वो दोनों का दोनों क्या होगा एक जैसा होगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ स्पेस कहाँ पे है, स्पेस चलिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिएगा आपके पास फिर आएगा जेनन आएगा, जेनन कितना नंबर पे आता है 5वां नंबर पे आता है ना, तो कहाँ से स्टार्ट होगा 6s से स्टार्ट होगा तो 6s में जाएगा, 6s भरेगा तो क्या 4f में जाएगा, 4f में देख लीजिए उससे 2 डाउन हो गए 4f में, 4f पूरा फील्ड होगा तो 5d में जाएगा, और 5d पूरा फील्ड होगा तो क्या किस में जाएगा 6p में जाएगा, देख लीजिए है ना। अब फिर देखिएगा आपका क्या जी लास्ट की बात करते हैं, रेडॉन की बात करते हैं। रेडॉन क्या है आपका छठा नंबर पे आता है ना, तो छठा नंबर पे आता है तो छठा नंबर के बाद क्या होगा किस में जाएगा 7s में जाएगा, 7s के बाद फिर 2 डाउन आइए कहाँ पे 5f में, और 5f के बाद फिर एक आगे बढ़िए किसमें 6d में, और फिर 7p में। ये दोनों एक जैसा हो गया, देख रहे हैं ना, शुरू का दोनों एक जैसा, बीच का दोनों एक जैसा, ये लास्ट में दोनों एक जैसा। कोई दिक्कत है? इतना के अंदर में ही तो सारा का सारा आ जाएगा, ठीक है। लिखिए इसको जल्दी से। अब हम लोग देखते हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशंस का एग्जांपल देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। अगर हमारे पास रहेगा ऐसा Fe26, देखिएगा 26 से पहले कौन सा नोबेल गैस आता है बताइएगा, आर्गन आता है ना, आर्गन कितने नंबर पे आता है 3rd नंबर पे आता है, जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन होता है। तो कहाँ से शुरू करेंगे जी 4 से शुरू करेंगे, तो 4s में कितना इलेक्ट्रॉन डालेंगे 2, फिर कितना बचेगा आपका जी 3d 6, हो गया ना। कोई दिक्कत है किसी को भी? चलिए नेक्स्ट देखिएगा सब लोग ध्यान से, अगर आपके पास रहा कोबाल्ट 27 तो क्या होगा आपका आर्गन 18 4s2 3d 7 कर देंगे इस तरह से, ठीक है ना। अगर हमारे पास रहेगा 50 रहेगा, चलिए कोई 50 पे कोई एलिमेंट है मान लीजिए, है ना, तो 50 से पहले कौन आता है क्रिप्टन आता है ना, क्रिप्टन आता है, बोलिए कितना होता है 36 होता है एटॉमिक नंबर इसका, है ना। चलिए तो अब देखिएगा ध्यान से कितना नंबर पे आता है, चौथा नंबर पे आता है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे 5s से स्टार्ट करेंगे, 5s2, ठीक, कितना हुआ 38 हो गया। अब उसका क्या करेंगे तो 4d10 कर देंगे, कितना हुआ 48 हो गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन और बचा है तो किस में डालेंगे 5p में, तो 5p2 देख लीजिए, आसानी से हो गया और जगह भी कम लिया। कोई दिक्कत है जी? बहुत छोटे जगह में हुआ है और बहुत जल्दी भी हो गया, अरे हुआ है ना। चलिए और देखिए तो आपके पास अगर 82 रहेगा किसी एलिमेंट का 82, अब देखिएगा इसके लिए क्या करेंगे 82 से पहले कौन आता है, तो आपको जेनन आता है 54 पे, जेनन आता है 54 पे, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिएगा बच्चे लोग तो क्या होगा आपका जी जेनन 54 पे 5वां होता है ना, तो कहाँ से शुरू करेंगे 6s से, तो 6s2, ठीक, 6s के बाद कौन आया था आपका 4f आया था, तो 4f 14, ठीक है ना। फिर कौन आएगा तो 5d आएगा, ठीक, और उसका कौन आएगा तो देखिए तो यहाँ पे 54 तो 56 और 14 कितना होता है 70, 70 10 80 हो गया। अब 2 और बचा है तो किस में डालेंगे 6p में, तो 6p2। कोई दिक्कत है किसी को भी? देख रहे हैं ना कितना इजीली हो रहा है, हम लोग सीख रहे हैं, अनुप्रिया सीख रहे हैं क्या, आप भारती सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं और भी देख सकते हैं आप जी, और भी अगर मान लीजिए देखना होगा 96 का देखना होगा, तो 96 से पहले कौन आता है, कौन आता है रेडॉन आता है ना, तो रेडॉन आता है तो क्या होगा आपका इसका जी 86 होगा, है ना 86 होगा, तो क्या होगा निकल कर यहाँ पे आएगा जी आपका, देखिएगा सब लोग ध्यान से, तो 86 होगा, तो यहाँ से देखिएगा क्या निकल के आएगा आपको, ये होगा 7s2, ठीक है ना।
फिर क्या होगा आपका 5F14 सॉरी 7S2। अब देखिए तो कितना 88 हो गया, 88 हो गया ना। अब आपके पास कितना बचा है आपका जी, 8 बचा है ना, तो 5F8 इतना आ गया। कोई दिक्कत किसी को भी? तो हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन कर सकते हैं। और भी देख लीजिए आप, आपके पास 114 हो गया, 114 हो गया। अब इसके लिए करेंगे जी तो फिर से वही लिखना पड़ेगा, Rn 86 पे आता है, ठीक है ना। कहाँ से शुरू करेंगे, 7S2 5F14 कितना हुआ 88 और 14 कितना हो गया आपका जी 102, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा आपका जी, तो ये हो जाएगा 6D, है ना, 6D 102 तक हो गया ना, 102 हो गया, ठीक है ना। 6D 10 और आपको क्या 7P2, सही ना, 7P2 इस तरीके का। तो देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन होता है। बोलिए कोई दिक्कत है? चलिए छोटे पे चलते हैं। अब बड़े का तो देख लिए, छोटे का देखिएगा ध्यान से। किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन करना होगा बहुत आसान है। सिलिकॉन है, देखिए 14 से पहले कौन आता है, नियॉन गैस आता है ना। तो क्या होगा, नियॉन क्या है, सेकेंड पोजिशन पे आता है। तो कहाँ से शुरू करेंगे, 3 से शुरू करेंगे, तो 3S2 और ये इसका 10 होता है, तो 10 2 12, 2 और बचा हुआ है, तो 3P2। देख रहे हैं ना कितना इजिली हो रहा है, बताइए। और भी इसकी बात आप जानना चाहेंगे, किसका बताइए, फास्फोरस की बात करेंगे। चलिए सल्फर की बात करते हैं, क्लोरीन की बात कर लेते हैं। क्या होगा, नियॉन 10 पे आता है, क्या होगा 3S2, 10 2 12 हो गया, 5 बचा 1 है, 3P5। बताइए, बहुत इजीली बन गया ना। चलिए ठीक है, इसको नोट करिए। अब कुछ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशन है, उसको बताने से पहले आपको ना हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बता देते हैं, फिर हम लोग एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशन को बताएंगे। अब हमारे पास एक न्यू टॉपिक है, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसका मतलब क्या होता है समझिएगा ध्यान से। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मतलब ये जो रूल है ना, ये एक्चुअली दिया है आपका किसके लिए जी, तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स का कैसे हम लोग फिलिंग करेंगे, है ना। मींस आपका डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होता है, जैसे पी में हो गया, है ना, डी हो गया, एफ हो गया। तो इन सब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरेंगे, किस प्रकार से भरेंगे, किस प्रकार से फिल करेंगे, उसके लिए दिया हुआ है। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मीनिंग तो आप लोग समझते ही हैं। आपको क्या होगा जी, सेम एनर्जी लेवल वाला ऑर्बिटल्स, तो आपको पता है कि किसी में भी इलेक्ट्रॉन को डाल सकते हैं, लेकिन भाई डालने का तो कुछ तो रूल रेगुलेशन होगा ना जी। तो उसके बारे में आपको क्या बताता है, हुंड्स रूल बताता है। याद रखिएगा, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आपको एस ऑर्बिटल के लिए वैलिड नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा, तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स जिसमें क्या होगा, एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स होगा सेम एनर्जी लेवल वाला, जैसे पी हो गया, है ना, जिसमें 3 होता है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, है ना। आपको क्या होगा, पी हो गया ही, डी हो गया आपका जी जिसके पास 5 होता है, एफ होता है जिसके पास 14 होता है ना। तो इन सब के लिए क्या होगा, वैलिड होगा, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन होता है, 7 ऑर्बिटल्स होता है उसके लिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत है किसी को भी? तो मतलब क्या होगा, जिसके पास आपको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होगा उसके लिए क्या होता है, ये वैलिड होता है। सिंस आपको एस में क्या होता है, एक ही ऑर्बिटल्स होता है, इसलिए उसके लिए वैलिड ये नहीं होता है, ठीक है ना। तो चलिए आपको बताते हैं ये क्या बताता है आपका जी। तो ये बताता है, इट गिव्स एन आइडिया about filling of electrons in ऑर्बिटल्स, है ना। ये आपको किस चीज का आइडिया देता है जी पास, तो ऑर्बिटल्स के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स को किस प्रकार से फिल करेंगे, समझा ना। ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार से फिल करेंगे उसके बारे में ये आपको आइडिया देता है। चलिए इसके अलावा देखिएगा, इसके स्टेटमेंट की हम लोग बात करेंगे। अच्छा यहाँ पे पहले लिख देते हैं हम लोग जी, इट इज not valid for s ऑर्बिटल्स। s ऑर्बिटल्स के लिए क्या होता है आपका जी, ये वैलिड नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए देखिएगा इसके स्टेटमेंट की हम लोग बात करते हैं। स्टेटमेंट की बात करते हैं, ये क्या कहता है, ये आपका रूल क्या कहता है, समझे ना। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपको जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग कुछ इस प्रकार से होगा जिससे कि वो आपको मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को अटेन करेगा, मींस मैक्सिमम पैरेलल स्पिन वाला ऑर्बिटल्स उसको मिलना चाहिए। कोई दिक्कत है जी, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं, अकॉर्डिंग
to this rule, filling of electrons in degenerate orbitals such that it attains maximum spin multiplicity और maximum spin multiplicity और maximum parallel spin ऑर्बिटल्स। समझिए इस चीज को, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट आपको क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स सच दैट इट अटेन्स मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी और मैक्सिमम पैरेलल स्पिन। देखिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है ये अभी आप लोग नहीं जानते हैं, तो वो आपको हम निकालना सिखा देंगे कि किस प्रकार से स्पिन मल्टीप्लिसिटी हम लोग निकालते हैं, और मैक्सिमम पैरेलल स्पिन ऑर्बिटल्स ये तो आप लोग जानते हैं, पैरेलल स्पिन ऑर्बिटल्स तो आप लोग जानते हैं, लेकिन स्पिन मल्टीप्लिसिटी नहीं जानते हैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो निकाला था ना वो कुछ इस प्रकार से निकाला था 2 इंटू सिग्मा एस और प्लस 1, ये होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने का फॉर्मूला, ठीक है ना, वो होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने का फॉर्मूला। कैसे निकाला था उसको भी जस्ट हम दिखा देते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत है किसी को भी? जरा देखिएगा, अब हमारे पास ना कुछ ऑर्बिटल से देखिएगा सब ध्यान से, जैसे हमारे पास देखिए नाइट्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हैं, ठीक है, देखिएगा इसमें इलेक्ट्रॉन होता है ना उसको कैसे कैसे करके डालेंगे, समझे ना, 1s2 2s2 2p3, ठीक है ना, 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p3 हो गया। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है उसको तो हम आराम से डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये चीज तो हमें कहाँ से मिला है, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से मिला हमें, है ना, बताए थे ना वो कि मतलब किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का आपको चारों का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है, इसलिए एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उल्टा करके रहेगा, एक आपका क्लॉकवाइज स्पिन के साथ, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के साथ, तभी तो स्टेबल भी रहेगा, समझे ना। फिर देखिएगा यहाँ पे 2s2 में भी देख लीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे। अब यहाँ पे क्या है 2p3 है, अब इसका 3-4 तरीके का हम क्या करेंगे, अलग अलग ऑर्बिटल डायग्राम बना के आपको दिखाएंगे। देखिएगा यहाँ से 3 ऑर्बिटल्स है ना, और 3 इलेक्ट्रॉन को सजाना है, तो आप कैसे डाल सकते हैं, एक प्रोसेस आपके पास ये है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, एक में ऐसा डाल दिए, समझे ना। दूसरा आपके पास देखिएगा ऐसे डाले, दूसरे में ऐसे डाल दिए, है ना। तीसरा आपके पास देखिएगा ऐसे डाल दिए और इसमें ऐसे डाल दिए, ठीक है ना। चौथा देखिएगा आपके पास ऐसा, 1-2 और निकल करके आ जाएगा, समझे बात ना जी, है ना, कोई दिक्कत है। अब देखिए आपके पास ना 2p3 का इतना सारा आपको क्या है ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को सजाया गया है, लेकिन आपको यहाँ पे पकड़ना है तीन सब में से एक्यूरेट कौन है ना, कौन ज्यादा स्टेबिलिटी को इम्प्लाइज कर रहा है। तो देखिए नेचर का रूल होता है, यूनिवर्स का रूल होता है, आपको क्या होगा जी, मैक्सिमम द सिमेट्री मैक्सिमम विल बी द स्टेबिलिटी। जिस सिस्टम के पास जितना ज्यादा सिमेट्री होगा उसके पास क्या होता है उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होता है। ये क्या होता है, नेचर का रूल होता है, ये क्या होता है, यूनिवर्स का रूल होता है। अभी देखिए हम बिल्कुल नॉर्मल एक पर्सन है, ठीक है ना, मेरे हाथ का दोनों लंबाई सेम है, पैर का दोनों लंबाई सेम है ना, तो ये बिल्कुल क्या है, ये मेरा बॉडी क्या है ना पूरा सिमेट्रिकल है, इसलिए हम ज्यादा स्टेबल महसूस करते हैं। अब मान लीजिए मैं ऐसे टेढ़ा होते पूरा का पूरा बेंड होते, है ना, पूरा, या मान लीजिए हाथ एक छोटा होता अजीब रहता, है ना, तो क्या स्टेबल महसूस करते क्या जी, हमें कोई भी काम करने में प्रॉब्लम होता, या किसी भी तरीके का डिसेबिलिटी मेरे बॉडी में रहता तो क्या होता, जिससे क्या होता आपका जी, डिसेबिलिटी होता तो क्या होता, वो बोल सकते हैं अनसिमेट्रिसिटी आता मेरे बॉडी में, और अनसिमेट्रिसिटी आता तो क्या होता, अनस्टेबिलिटी को बताता। अरे बताता कि नहीं जी, कोई भी सिस्टम आप ले लीजिए, अगर जो आपको क्या है ना, जो क्या है आपका सिमेट्रिक बॉडी है, तो वो क्या होगा, आपको ज्यादा स्टेबल महसूस करेगा। जैसे कि स्फीयर की बात करते हैं, स्फीयर को मान लीजिए ग्राउंड पे रखे हुए तो पूरा का पूरा क्या है, सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक है जी, तो वो ज्यादा स्टेबल फील करेगा, समझे ना। अगर उसके प्लेस पे मान लीजिए किसी क्यूब के शेप का रख दीजिएगा, अब मान लीजिए क्यूब के शेप का रख दिए हैं, अब उसको खड़ा कर देंगे इस पे, अब वो क्या होगा, स्टेबल महसूस करेगा क्या, धड़ाम से गिर जाएगा जी,
है, लेकिन स्फीयर रखा रहेगा जिसका तो वो हमेशा स्टेबल महसूस करेगा, उसको कैसे भी रख दीजिए वैसे ही रह जाएगा वो, कोई दिक्कत है जी, बस प्लेन सरफेस होना चाहिए। आ रही बात समझे जी, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा जिसका इस केस में क्या सिमेट्रिसिटी आपका सबसे ज्यादा है ना। इसके अलावा एक दो और कॉज होता है, उसको बताएंगे आगे, समझे ना, एक्सचेंज एनर्जी वगैरह भी होता है ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है आपका जी, पूरा का पूरा सिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स है, इसमें सिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स है क्या, एक जैसा ऑर्बिटल है क्या तीनों, और ये सब तो है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो डीजेनरेट है मींस क्या, सेम एनर्जी लेवल का ऑर्बिटल्स है। इलेक्ट्रॉन तो किसी में भी जा सकता है, तो किसी में भी जा सकता है, तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ पे एक ही गया और इसमें एक भी नहीं गया, ये तो नाराज हो जाएगा ना। अरे हुआ कि नहीं नाराज जी। फिर यहाँ देखिएगा जिसका ये इसमें एक गया, इसमें दो गया, इसमें तो एक भी नहीं गया, तो मतलब क्या हुआ, ये तीनों का तीनों अब सिमेट्रिकल हुआ क्या, ना हुआ सिमेट्रिकल, ये तीनों सिमेट्रिकल हुआ क्या, ना हुआ, तीनों जैसा तो है नहीं, यहाँ तो सिमेट्रिकल है ना, यहाँ तीनों में एक एक करके, यहाँ पे तो सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिसिटी एक कॉज आपको कॉज हो गया। दूसरा कॉज होता है ना एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है ना। एक्सचेंज एनर्जी कहने का सेंस क्या होगा ना, आपको इलेक्ट्रॉन का हमेशा ट्रांजिशन होते रहता है सेल में, याद रखिएगा, है ना। सेल के अंदर में क्या होता है, सेल के इनसाइड में आपको ऑर्बिटल्स में भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का हमेशा ट्रांजिशन होते रहता है। मतलब ना इलेक्ट्रॉन जस्ट लाइक बंदर की तरह होता है, अगर एक पेड़ पे चढ़ा हुआ है ना, तो एक डाल पर से दूसरे डाल पे हमेशा कूदते रहेगा, है ना। अब वो जंप करते रहेगा तभी ना, जब अब अच्छा वो ज्यादा अच्छा से जंप तभी कर सकता है जब उसके लेवल पे ही सारा का सारा डाल हो। अरे हुआ कि नहीं जी, उसके लेवल पे सारा का सारा डाल होगा तो इस पे से उस पे कूदेगा, उस पे से उस पे कूदेगा, जस्ट लाइक अनुप्रिया, ठीक है ना। कोई दिक्कत है अनुप्रिया क्या, ठीक है। चलिए, जिस तरह से अनुप्रिया एक रूम से दूसरे रूम में कूदते रहती है, उस तरीके से बंदर क्या होगा, सारे के सारे डाल पे कूदते रहेगा, ठीक है ना। और वही सिचुएशन यहाँ पे रहेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये कूद के यहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ भी आ सकता है, क्यों जी, क्योंकि इसी के जैसा प्लेस है ना। अब मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ कूद के जाएगा, तो ये फटाक से जंप करके यहाँ चला जाएगा, तो पहले और आखिरी में दोनों टाइम में एक ही जैसा दिख रहा है कि नहीं जी। ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चलाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चलाएगा, तो फिर से पहले और आखिरी में क्या होगा, एक जैसा दिखेगा। अरे कोई दिक्कत है जी, मतलब यहाँ पे जंपिंग के बाद भी क्या होगा, एक जैसा ही रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ पे एवरेज ट्रांजिशन के बाद ना एनर्जी रिलीज होता है। अब इसके पास दो पॉसिबिलिटी है जंप करने का, इसके पास भी दो पॉसिबिलिटी है जंप करने का, इसके पास भी दो पॉसिबिलिटी है जंप करने का। जितना अधिक पॉसिबिलिटी होगा जंप करने का ना, उतना ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगा, है ना। कोई दिक्कत है जी, आ रही बात समझ जी, है ना। चलिए, तो बस इसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में, बस अभी इतना समझिए कि आपको इन सब में से सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, और ये क्या होगा जिसका अनस्टेबल होगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा पैरेलल स्पिन में ऑर्बिटल्स भी है, आपको लिखे है ना यहाँ पे मैक्सिमम पैरेलल स्पिन ऑर्बिटल्स। तो देखिए, तो पैरेलल स्पिन ऑर्बिटल्स है ना, तीनों का तीनों ऑर्बिटल्स है, इसमें क्या आपका जी पैरेलल स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अरे है कि नहीं, बात समझ आ रही है ना जिसका, ये तीनों ऑर्बिटल्स में क्या आपका जी आपको पैरेलल स्पिन है। अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसका निकालते हैं, इन सब का निकालते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो इन सब में सबसे अधिक इसका होगा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला ये होता है 2 × सिग्मा s + 1। यहाँ पे देखिएगा जी ध्यान से, सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम होता है, पढ़िएगा आप लोग, इसको बोलते हैं सिग्मा, क्लास 10th में पढ़ना है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम होता है। और सिग्मा जो होगा आपका जी, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस इलेक्ट्रॉन के लिए, इस इलेक्ट्रॉन के लिए, इस इलेक्ट्रॉन के लिए, तीनों इलेक्ट्रॉन के लिए s का वैल्यू कितना होगा, अरे कितना होगा, +1/2 +1/2 +1/2। अरे होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि सब तो अपवर्ड स्पिन के साथ है ना, सब क्या है अपवर्ड स्पिन के साथ है। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 2 × ये 3/2 + 1, ये क्या 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना निकल के आया, 4 निकल के आया। अब इस केस में निकालेंगे तो क्या होगा आपका जी, 2 ठो है अपवर्ड स्पिन के साथ, है ना। तो क्या निकालेंगे इसके लिए, अगर इसके लिए निकालते हैं तो देख लीजिए ध्यान से, 2 × 2 ठो है अपवर्ड स्पिन के साथ, तो क्या +1/2 +1/2 दो बार लिख दिए, और एक क्या है डाउनवर्ड स्पिन के साथ, तो -1/2 + 1, ये कट गया, और आपका क्या बचा आपका जी 2 × 1/2 + 1, ये कट गया, तो मात्र 2 आया। तो दिक्कत है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इस केस में 2 आया, इसमें भी 2 ही आएगा, इसमें भी 2 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे कितना आया, 4 आया। एक चीज ध्यान रखिए, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा स्पिन मल्टीप्लिसिटी आता है। किसी एक ऑर्बिटल में अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो उसको अनपेयर्ड ऑर्बिटल माना जाता है। तो ये अनपेयर्ड, ये अनपेयर्ड, ये अनपेयर्ड, तो जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उससे एक ज्यादा आपका क्या होगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू आता है, जैसा कि 4 आया है। यहाँ पे एक अनपेयर्ड था तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू कितना आया, 2 आया। यहाँ पे भी एक था तो 2 आएगा, यहाँ पे भी एक था तो 2 आएगा। कोई दिक्कत है, इस केस में क्या हुआ आपका जी,
सबसे अधिक आया स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम पैरेलल स्पिन होना चाहिए। कोई दिक्कत है तो आपको एस ऑर्बिटल्स जो है ना ज़्यादा स्टेबल माना जाता है और बाकी ऑर्बिटल्स आपका स्टेबल उतना नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको लिखिए जल्दी से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ये तो स्टेटमेंट फर्स्ट देख लिया आपका जी कि हुड्स रूल का क्या होता है ना, कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का फीलिंग होगा। दूसरे स्टेटमेंट पे हम लोग मूव करते हैं, देखिएगा दूसरा स्टेटमेंट इसका क्या बोलता है। देखिएगा हुड्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है ना कि आपको हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स जो होता है ना वो मोर स्टेबल होता है, समझे ना। तो हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड orbitals are more stable. Half filled and fully filled orbitals are more stable than other orbitals. अदर ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स होता है ना मोर स्टेबल होता है। उसका देखिएगा fully filled orbitals are more stable than half filled ऑर्बिटल्स, है ना। फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स होता है ना वो मोर स्टेबल होता है आपका जी हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स से, ठीक है ना। चलिए तो आप यहाँ पे जरा देखिएगा, अगर आपके सामने P6 है और आपके सामने P3 है तो उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, इसका ज़्यादा होगा इसका कम होगा। अगर आपके सामने में D10 है और आपके सामने D5 है तो क्या होगा, D10 का आपको स्टेबिलिटी क्या होगा, D5 से ज़्यादा होगा, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आपके सामने में क्या आपका जी P2 है या मान लीजिए PX हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे x के प्लेस पे क्या हो सकता है, x के प्लेस पे क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 3 तो डाल नहीं सकते, 6 तो डाल नहीं सकते हैं क्योंकि 3 और 6 तो यहीं पे है कि नहीं जी। मतलब P1 रहेगा उससे भी ज़्यादा स्टेबल रहेगा, P2 रहेगा उससे भी ज़्यादा स्टेबल रहेगा, P4 रहेगा उससे भी ज़्यादा स्टेबल रहेगा, P5 रहेगा उससे भी ज़्यादा स्टेबल रहेगा, क्योंकि वो सब जितना भी अभी बताया जबका P1 P2 P4 P5 ये ना ही हाफ फील्ड है और ना ही फुल फील्ड है, तो उन सब से क्या रहेगा, ये दोनों स्टेबल रहेगा। यहाँ पे भी अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा आपका जी DX, और यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। तो इन सब के कंपैरिजन में ये दोनों का दोनों ऑर्बिटल्स का स्टेबिलिटी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। अगर इन चारों का कंपैरिजन करते हैं तो ध्यान रखिएगा P वाला जो ऑर्बिटल्स होता है ना वो कुछ ज़्यादा ही स्टेबल होता है आपका जी D के कंपैरिजन में। रीजन पता है आप लोग को, रीजन आप पीछे भी देख चुके हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में आपको P जो है नहीं टूटता था लेकिन ये टूट जाता था, समझे ना, क्योंकि ये उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, जितना बड़ा ऑर्बिटल्स है उसका स्टेबिलिटी उतना कम होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना जी, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से तो आपस में रिपल्सिबिलिटी तो होगा ना, तो जिस कारण से क्या होगा उसका स्टेबिलिटी थोड़ा बहुत डिक्रीज कर जाया करता है, समझे ना बात। D10 में 10 इलेक्ट्रॉन है, P6 में 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ पे थोड़ा कम होगा, तो क्या होगा यहाँ पे जो होगा आपको थोड़ा सा स्टेबिलिटी इस कारण से डिक्रीज करेगा। तो इस ऑर्डर को एकदम ध्यान में रखिएगा, और इस ऑर्डर को, ये तो ऑर्डर ध्यान में रहेगा ही, कोई दिक्कत है किसी को भी, एकदम 100% हो गया क्लियर जी, है ना। चलिए तो अब जब कभी भी केस आपको ऐसा आएगा जहाँ पे हाफ फील्ड होने का पॉसिबिलिटी है और फुल फील्ड होने का पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के दरमियान में, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, चेंज कर जाएगा। जैसे आपको देखिएगा सबसे पहला जो आपको आता है एक्सेप्शनल कॉन्फिगरेशन में, वो आपको क्रोमियम का आता है ना, क्रोमियम का। इसका कितना होना चाहिए जी, आर्गन 18 हो गया ना, और क्या होना चाहिए था 3d6 और 4s1, ऐसा होना चाहिए था। सॉरी देखिए तो कितना हुआ आपका जी 3d4 और 4s, अरे ऐसे लिखते हैं 4s2 और 3d4, ऐसा होना चाहिए था, ठीक है ना जी, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे देखिएगा सब लोग ध्यान से, अभी इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 4,
इसके पास कितना है, 2 है। आपको जस्ट बताया गया है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स का स्टेबिलिटी जो होता है ना, फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स के लिए क्या होता है आपको, सॉरी हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स और फुली फील्ड ऑर्बिटल्स क्या होता है, ज्यादा होता है स्टेबल, है ना, कोई दिक्कत है जी। अब यहाँ पे देखिएगा होना चाहिए था, ये तो हाफ फील्ड नहीं है, लेकिन अगर धोखे से भी इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर चला आया तो ये पूरा का पूरा स्टेबल हो जाएगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के यहाँ चला आया, देखिएगा इसमें से मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ पे आ गया, तो भाई ये भी हाफ फील्ड, ये भी हाफ फील्ड, हाँ इसका स्टेबिलिटी थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में डिक्रीज करेगा, लेकिन इसका आपको बढ़ गया ना जी, अब बढ़ा तो बहुत बढ़ गया होगा स्टेबिलिटी। ओवरऑल क्या होगा, ये मोर स्टेबल हो गया, ये लेस स्टेबल हो गया, समझा ना जी। ये क्या बन गया आपका 3d5 बन गया, और ये 4s1 बन गया, ये आपको हाफ फील्ड हो गया। और यहाँ पे क्या था, बस एक फुल फील्ड था, अब दूसरा क्या था आपका जी, दूसरा क्या था आपका, हाफ फील्ड भी नहीं था, समझे ना। तो इसका स्टेबिलिटी उतना नहीं था, इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, इसलिए ये जो है ना अनस्टेबल माना जाएगा, ये मोर स्टेबल माना जाएगा, इसलिए ये सही माना जाएगा, समझे ना। तो सबसे पहला आपको जो एक्सेप्शनल कॉन्फिगरेशन निकल करके आया वो यहीं पे निकल के आया। उसका एक्सप्लेनेशन कहाँ मिलेगा, तो हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मिलेगा, जहाँ पे ये बताता है कि आपको हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स का स्टेबिलिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। यहाँ पे आपको जंप, इलेक्ट्रॉन के जंप करने से क्या हुआ, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स बन गया, जो कि पहले क्या था, आपको हाफ फील्ड नहीं था, समझे ना। एक और आपको देखने को मिलेगा कॉपर में 29 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर, इसके पास कितना होगा आपका जी 18, 4s2 और 3d9 होता है, मतलब होना चाहिए, होता नहीं है, होना चाहिए था। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, इस प्रकार से। अब देखिएगा इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का कमी है फुल्ली फिल्ड होने में, और इसके पास क्या है जी, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे भी देता है फिर भी तो स्टेबल रहेगा ना, रहेगा कि नहीं रहेगा जी। एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद भी हाफ फील्ड रहता है तो स्टेबल तो रहेगा ही, मतलब इसका स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन इसको एक इलेक्ट्रॉन का मिल जाएगा तो इसका स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा का असर आएगा। इस प्रकार से, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। आपको टोटल 11 से 12 एलिमेंट ऐसे लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन उसके, जो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, सॉरी एक्सेप्शनल होते हैं। आपके पास ये क्या है, इतने सारे एलिमेंट्स के एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कहने का सेंस क्या होगा कि हम लोग अबाउट प्रिंसिपल पढ़ रखे हैं, हम लोग हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी पढ़ रखे हैं, इन सब के अकॉर्डिंग आपको क्या हो जाए, कुछ कुछ जो है ना आपको वैलिड नहीं होता है। जैसे इसको देखिएगा, हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग कहीं से भी ऐसा नहीं होगा। ये पहले क्या होना चाहिए था आपका, क्रिप्टन के बाद 5s में 2 होना चाहिए था और 4d में 3 होना चाहिए था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ये क्या किया, 4d से खींच लिया। क्यों खींचा, इसका एक्सप्लेनेशन अभी कुछ देर बाद बताएंगे, और बताएंगे क्या हंसी भी आएगा आपको, ठीक है ना। चलिए यहाँ भी देखिएगा, यहाँ बात करते हैं जी, एक इलेक्ट्रॉन अब जाना चाहिए था किसमें, कम से कम 5s में तो पूरा का पूरा कंप्लीट होना चाहिए था, पहले 5s2 में, एंड देन क्या होना चाहिए आपका जी 4d में जाना चाहिए था, मींस 4d 4 होना चाहिए था और 5s2 होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ये भी क्या किया, इसमें से एक खींच लिया, ठीक है ना। ये तो हाफ फील्ड और आपका हाफ फील्ड बन गया, समझे ना। ये तो हुंड्स रूल पे चलिए सेट कर गया, समझे ना। इसका क्या हुआ पता नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी देखिएगा वही सेम सीन आपका कि क्या 4d7 है ना, और आपको क्या है जी 5s1 है। देख लीजिए ये ना ही हाफ फील्ड है और ना ही फुल फील्ड है, फिर भी देख लीजिए आपका क्या होगा जी, ऐसा इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन आया, क्यों आया पता नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा जी आपका ये भी आपका ना ही हाफ फील्ड है ना ही फुल फील्ड है, देख रहे हैं ना। और आपका क्या हुआ जी, फिर भी आपका क्या, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, इसमें होना चाहिए था कितना 4d7 होना चाहिए था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, 5s2 होना चाहिए था, 4d6 होना चाहिए था, लेकिन ये क्यों इसे खींचा, ये क्यों इसे खींचा पता नहीं। यहाँ भी देखिएगा 5s में पहले 2 होना चाहिए था और 4d में 8 होना चाहिए था, लेकिन ये क्या किया ना, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने में खींच लिया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा क्या होगा आपका जी, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ना था तो वो यहाँ बढ़ गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, 5s2 और 4d9 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ आपका 4d10 और 5s1 हो गया, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए आपका जी, यहाँ पे क्या हुआ आपका, जाना चाहिए था 6s के बाद 4f में, है ना। देखिए ना इसका 5 है, अरे n इसका क्या है 5 है, और इसका l कितना होगा 2 होगा, तो 5 to 7 हो गया,
और 4f की बात करेंगे तो 4 और f के लिए कितना होता है 3, तो 4 3 7, तो दोनों के लिए जब 7 है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बेसिस पर वो डिसाइड करते थे, जिसका कम होगा उसका आपका एनर्जी लेवल कम होगा। तो 4f का 4 ही है ना, तो उसका कम होना चाहिए था, मैं 6s के बाद जाना चाहिए था 4f में, लेकिन ये 4f में ना जा करके किस में चला गया आपका जी 5d में चला गया। अब अगले ही पल देखिए तो आपका जी इसमें से एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया पूरा का पूरा 4f, है ना, कोई दिक्कत है, एक इलेक्ट्रॉन इसका खींच लिया और एक एटॉमिक नंबर बढ़ा तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा होगा, तो 4f2 हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी सेम सीन देखिएगा, यहाँ पे होना चाहिए था 6s2 और 4f8 होना चाहिए था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसमें ना जा करके किसमें चला गया 5d में चला गया, समझे ना। फिर देखिएगा ध्यान से यहाँ पे 78 के लिए बात करते हैं, इसमें ऐसा ही रह गया। अब वैसे भी आपका क्या है 6s2 होना चाहिए था और 5d8 होना चाहिए था, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन ले करके और देख रहे हैं ना पूरा का पूरा आपका क्या हुआ जी, जो रूल रेगुलेशन होता है सबको बिगाड़ दिया। यहाँ पे देखिएगा गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड में क्या हुआ आपका जी, इसमें 6s2 होना चाहिए था 5d9 होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे क्या हुआ आपका जी, ये भी एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया। अब चलिए देखिए ध्यान से इसका रीजन क्या होगा समझिएगा। 6s हाँ नहीं हो पाया ये, है ना, इतना तक ही रह गया, मतलब ये तो मान लीजिए इसके जैसा हो जाना चाहिए था, कहाँ गया इसके जैसा, है ना, पीडी के जैसा हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ आपका जी यही रह गया। अब ऐसे भी ये होना ही नहीं चाहिए था, इसको होना चाहिए था कैसा 6s2 और 5d8 होना चाहिए था, जैसा कि किस में होता है निकेल के केस में होता है कि नहीं जी, 6s2 और 5d8 होता है, सॉरी वहां पे होता है क्या 4s2 और आपका 3d8 होता है, वहां पे तो मान लीजिए ऐसा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ। तो चलिए इसका रीजन समझिएगा, एक तो समझ रहे ना कि हाफ फिल्ड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स, तो जहां जहां भी हाफ फिल्ड फुल फिल्ड मिल रहा है, जैसे मान लीजिए ये हुआ, इस बात को तो आप समझ रहे हैं, इस बात को तो आप समझ रहे हैं, जहां जहां भी वैसा देख लीजिए सिचुएशन यहाँ भी देख सकते हैं, इस बात को आप समझ रहे हैं, कोई दिक्कत है, यहाँ भी देख सकते हैं, जहां जहां हाफ फिल फुल फिल वाला आपको बात होगा वहां पे तो मान लीजिए चलिए थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, लेकिन बाकी जो साफ है एबनॉर्मल हुआ, जैसे ये हो गया, जिस जिस टेक्निक ये सब तो एबनॉर्मल ही है, ये हो गया आपको, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना, ये हो गया, ये हो गया, है ना, फिर जितने भी आपको एबनॉर्मल्स है वो क्यों हुआ समझिए ध्यान से, इन सब के एक्सप्लेनेशन सबको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, क्यों, क्योंकि इन सब के एक्सप्लेनेशन जो है ना आपको हायर स्टडीज में मिलेंगे, पहली बात, दूसरी बात कि आपको इन सब के एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन मिलेंगे भी नहीं, आपको बस इतना समझ लेना है क्या कि एटम के अंदर में आपको दो तरीके का फोर्स लगता है, क्या लगता है, एक न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे लगता है और एक इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन पे लगता है, समझे ना। तो जिस केस में जिस इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में आपको इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन मिनिमम होगा और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच रिपल्सन आपका मैक्सिमम होगा, तो वैसा केस क्या होता है, एटम का स्टेबल माना जाता है। तो ये जो आपको जितने भी एलिमेंट्स है 118 में से इतने ही एलिमेंट्स है जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एक जनरल ट्रेंड से अलग आया है, और ये सब ट्रेंड जो है ना, ये सब जो आपको ट्रेंड है, इसी ट्रेंड में इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के केस में जो होगा ना, ये एटम जो होता है ना वो ज्यादा स्टेबल फील करता है। कोई दिक्कत है जी, जिस केस में क्या होगा, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा और आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन क्या होगा, मिनिमम होगा, और इसी कारण से क्या होता है, इसका स्टेबिलिटी क्या होता है आपका जी, वो ज्यादा होता है, और वो जो कि क्या होता है, जनरल ट्रेंड से क्या हो जाता है, हट जाता है, समझे ना। अभी भर के लिए इतना एक्सप्लेनेशन समझिए, हायर स्टडीज में इसके बारे में और भी कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।